15,000 के करीब एनकाउंटर 2017 से अब तक ये प्रभावशाली हैं, कारगर हैं उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से। वाजपेयी जी ये बहुत प्रभावशाली है। इससे ज्यादा प्रभावशाली कोई औजार और पुलिस के तर्कस में इससे ज्यादा सार्थक और सक्षम कोई तीर नहीं है। ठोक दो पॉलिसी और फैसला ऑन द स्पॉट पॉलिसी पर कि कई बार फेक एनकाउंटर्स भी प्रकाश में आए। वे किसी की शक्ल पसंद नहीं, पिस्तौल निकाली और झोंक दी गोली। कुछ दर्शाया। हमारे जो आलोचक बंधु हैं वो कुछ ऐसे ऑन द स्पॉट क्या होता है, ने कम से कम ये सुख का अनुभव नहीं किया है। मेरे 99% मेरे एनकाउंटर में 99.9 मैं कह दूं वो मारे ही गए, घायल अवस्था में या टांग में गोली लगी तो उसका उपचार कराने की नौबत आई हो, वो फिर मर ही गए। लेकिन अब आप पूछेंगे साहब तो ये कौन सा ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है ना सर? अब ना ये ऑपरेशन लंगड़ा बनाया गया है। देखिए ये लोगों की लोकोक्तियां है, नौटंकी बनाने के काम है। ये अलग अलग जगहों पर महिला कानून का दुरुपयोग हो रहा है। आप देखिए 3 कानून ऐसे हैं जिनका दुरुपयोग होने की प्रबल संभावना रहती है। दहेज अधिनियम, महिला संबंधित कानून, जो रेप लॉज हैं। और सरकारें जब बदलती हैं तो तबादले कर दिए जाते हैं इधर से उधर। ये जो तबादला नीति है इसमें कुछ बदलाव संभव है? कोई राजनीतिक दल चाहता नहीं है कि पुलिस को अपने कब्जे से बाहर जाने दे। नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। खास मेहमानों से चर्चा की श्रृंखला में आज हमारे साथ हाजिर हुए हैं 1974 बैच के आईपीएस, यूपी के पूर्व डीजीपी, एक बेहद साहसी और सुधारवादी पुलिस ऑफिसर के रूप में विख्यात डॉक्टर विक्रम सिंह जी। आपने 2007 से 2009 के बीच अपने कार्यकाल में डाकुओं और माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई, थानों के औचक निरीक्षण और अपराध नियंत्रण के लिए अनोखे तरीके से आपने यूपी पुलिस को नई दिशा देने का काम किया है। सेवानिवृत्ति के बाद भी साइबर क्राइम, आतंकवाद और सामाजिक मुद्दों पर आपके बेबाक बयान हमेशा ही चर्चा में रहते हैं। आज हमारे विशेष आग्रह पर आप हमारे साथ जुड़े हैं। यूपी की सुरक्षा, अपराध और योगी मॉडल पर चर्चा के लिए बहुत स्वागत सर आपका और बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद वाजपेयी जी, नमस्कार। आपके उत्कृष्ट चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं और दोनों को आभार कि आपने अपने प्रतिष्ठित मंच पर मुझे अवसर दिया वार्तालाप का। जी, बहुत सारे सवाल हैं सर आपसे। शुरुआत मैं यहां से करूंगा। बीते रोज योगी सरकार का एक अधिकृत डेटा 15,000 एनकाउंटर, 15,000 के करीब एनकाउंटर 2017 से अब तक ये प्रभावशाली हैं, कारगर हैं उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से। वाजपेयी जी ये बहुत प्रभावशाली है। इससे ज्यादा प्रभावशाली कोई औजार और पुलिस के तर्कस में इससे ज्यादा सार्थक और सक्षम कोई तीर नहीं है। और मुझे प्रसन्नता है कि डीजी प्रशांत कुमार और अन्य पुलिस अधिकारियों के परिपक्व मार्गदर्शन में सफल मुठभेड़ हुई और उससे जनजीवन में एक आशा की किरण जागी। ये भी हुआ कि जनता में कानून के प्रति विश्वास जागृत हुआ, पुलिस की विश्वसनीयता बढ़ी और एक शांति माहौल उत्तर प्रदेश में कायम हुआ। जहां पर एक जंगल राज था, माफिया और गुंडा राज था, वहां पर योगी जी महाराज के परिपक्व मार्गदर्शन में और उनके आशीर्वाद से आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से सुदृढ़ है और अपराध अच्छी तरीके से नियंत्रण में है। ठीक है सर, लेकिन कुछ आरोप ये भी लगते हैं इस तरह के ठोक दो पॉलिसी और फैसला ऑन द स्पॉट पॉलिसी पर कि कई बार फेक एनकाउंटर्स भी प्रकाश में आए। विपक्ष ऐसा आरोप लगातार लगाता रहा है। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन जिनके कमाऊपूत मारे जाते हैं या घायल होते हैं या जिनके कमाऊपूत, जिनके कमाई के जरिए बंद होते हैं, वो तो बिल बिलाएंगे ही। सवाल ये उठता है कि अगर मारे जाते हैं तो कानून में उसका इनबिल्ट प्राविधान होता है। मुझे आप थोड़ा सा समय दें, मैं समझाऊंगा। मुठभेड़ ऐसे नहीं ऑन द स्पॉट हो जाता है। एनकाउंटर किया जाता है, एनकाउंटर किया नहीं जाता है, एनकाउंटर हो जाता है। पहले आप देखें आईपीसी में धारा 96 से धारा 106 और मौजूदा आपकी भारतीय न्याय संहिता धारा 34 से धारा 44 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत मुठभेड़ होती है या कोई ऐसा शातिर अपराधी जिसके ऊपर मृत्युदंड या हत्या का आरोपी हो तो उसके ऊपर आप
न्यूनतम बल प्रयोग करके उसको गिरफ्तार करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे किसी की शक्ल पसंद नहीं, पिस्तौल निकाली और झोंक दी गोली। कुछ दर्शाया, हमारे जो आलोचक बंधु हैं वो कुछ ऐसे ऑन द स्पॉट क्या होता है, आपने जाकर के चैलेंज किया, उसने आपके चैलेंज को स्वीकार नहीं किया, गिरफ्तारी के लिए तैयार नहीं हुआ, गोली का जवाब गोली से देने लगा, और पुलिस को आत्मरक्षा में अपने और किसी अन्य के बचाव के लिए न्यूनतम बल प्रयोग की अनुमति कानून देता है। जो धारा मैंने आपको भारतीय न्याय संहिता 34 से 44 और इंडियन पीनल कोड की 96 से 106 बताई, उसी के अंतर्गत, और एक अन्य धारा था जिसमें कि एक शातिर अपराधी जो कि मृत्युदंड का आरोपी है, उसको गिरफ्तार करने के लिए बल प्रयोग किया जा सकता है कानूनन। लेकिन हमारे राजनीतिक मित्र कुछ ऐसे हैं जिनके कमाऊ पूत या तो विकलांग हो रहे हैं या जो मारे जा रहे हैं, उनको बड़ी पीड़ा है। भाई, अपराधियों की तरफ आप खड़े क्यों हैं? आप अपने अंदर अंतर्मथन कीजिए। लेकिन कानून में और हमारे यहाँ जो संविधान बनाने वालों ने इसके चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए। चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है? हर मुठभेड़ की मैजिस्ट्रियल जांच होगी, हर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के बाद इंक्वेस्ट और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के साथ साथ जो पोस्टमार्टम होगा वो उसकी एक गाइडलाइंस अलग होंगी, एक से ज्यादा डॉक्टर होंगे, वीडियोग्राफी होगी, घटना और एफआईआर की पूरी सूचना जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसकी आख्या जाएगी। और पीड़ित पक्ष, अगर मैं पीड़ित तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर कोई पक्ष ये चाहता है कि पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ की है तो फायरिंग पार्टी को लेकर के हत्या का मुकदमा लिखा सकती है, और वो लिखा जाएगा, और इसकी विवेचना उस थाने से नहीं होगी जहां मुठभेड़ हुई है। समझ लें, मान लीजिए थाना कोतवाली कासगंज में मुठभेड़ हुई है और वहां पर आरोप है कि थाना कातिल की पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ की है, तो इसकी विवेचना कासगंज के किसी अन्य थाने से होगी, कोतवाली से नहीं होगी। और चूंकि इसका अनुश्रवण स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन और इसके अलावा मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कर रही है, और आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में और सोशल मीडिया के युग में क्या आप समझते हैं कि इस तरीके का संभव है? मैं ये नहीं कहता हूं कि फर्जी मुठभेड़ें नहीं होती हैं, होती हैं, फर्जी मुठभेड़ें भी होती हैं, लेकिन उसमें जो दोषी पुलिसकर्मी हैं वो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पंजाब में भी और मध्य प्रदेश में भी। और पुलिस को सख्त सजा दी जाती है, आप कोई फर्जी मुठभेड़ ना करें, और अगर कहीं ये कुछ शिकायत आती है किसी को आपने फंसा करके उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री तैयार करके पैसे लेकर के, फिर आप पूछेंगे क्यों करेगा कोई पुलिसकर्मी? देखिए, हर जगह भ्रष्ट और अकर्मण लोग होते हैं और पुलिस विभाग इसका अपवाद नहीं है। यहां भी मान के चलिए अपवाद स्वरूप ही, लेकिन एक नगण्य संख्या उनकी है जो, जैसे मान लीजिए वाजपेयी जी, आपने मुझसे कहा कि भाई मेरा ये शातिर एक शत्रु है, इसका कोई निपटारा कर दीजिए, तो आप कहेंगे भाई कैसे निपटारा कर दे? मैं कहूंगा 10 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए या 5 लाख का इंतजाम कीजिए, मैं इनको निपटा दूंगा। अब मैं धीरे 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 करके आपके उस शत्रु के क्रिमिनल हिस्ट्री तैयार करता हूं, उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि मैं 3-4 केसेस में उसका नाम प्रकाश में ले आया और एक दिन में उसकी मुठभेड़ करता हूं और आपसे मैं 5 लाख या 10 लाख रुपए ले लेता हूं। ऐसा नहीं, झांसी का एक केस आया था, वो बदनुमा धब्बा है। इस तरीके की चीजें पुलिस की उजली वर्दी के ऊपर, लेकिन ऐसे केसेस 10 साल में 20 साल में 1 या 2 होते हैं। अधिकांश केसेस बिल्कुल सही होते हैं और उसमें जो पुलिस पार्टी जाती है उनको मैं बधाई देता हूं। अभी गाजियाबाद में केवल महिला पुलिस ने एक मुठभेड़ की और उसमें बदमाश के टांग में गोली लगी, तो महिला कर्मी उसको टांग करके अस्पताल ले गई। मैंने कम से कम ये सुख का अनुभव नहीं किया है। मेरे 99% मेरे एनकाउंटर में 99.9 मैं कह दूं, वो मारे ही गए, उनको अस्पताल जब तक ले जाते थे वो मर ही जाते थे। तो शायद ही कभी ऐसा कोई मौका आया होगा कि घायल अवस्था में या टांग में गोली लगी तो उसका उपचार कराने की नौबत आई हो, वो फिर मर ही गए। लेकिन अब आप पूछेंगे साहब तो ये कौन सा ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है ना सर? अब ना, तो टांग में गोली ऑपरेशन लंगड़ा बनाया गया है। देखिए, ये लोगों की लोकोक्तियां है, नौटंकी बनाने के काम है ये। आप पुलिस के जो मैनुअल ड्रिल है, फायरिंग ड्रिल का जो है, और जो लॉ कहता है न्यूनतम बल प्रयोग नॉन वाइटल पार्ट्स पे, कमर के नीचे, मैं फिर कह रहा हूं कि जो आपकी फायरिंग की तरतीब है, ड्रिल मैनुअल है, और उसके जो आपके लॉ है कि वेस्ट की लाइन के नीचे और नॉन वाइटल पार्ट पे। हम लोग थे, क्योंकि शातिर बदमाशान हुआ करते थे, वो आग नहीं करेंगे स्वचालित हथियार, तो हम लोग सीधे दोनों आंख के बीच में या तीसरे बटन पे मारते थे।
अब पुलिसकर्मी चूंकि हमारे बराबर के शिक्षित आ रहे हैं, वो जमाने चले गए जब कांस्टेबल हाई स्कूल पास होता था, सब इंस्पेक्टर इंटर पास होता था। अब 100 कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो लॉ भी जानते हैं। तो मैं समझता हूं कि एक सुखद अनुभव है कि कमर के नीचे नॉन वाइटल पार्ट पे गोली चला था, जिससे कि वो उसकी जान न जाए। और ये तो आपको प्रशंसा करनी चाहिए, ऑपरेशन लगड़ा नहीं, ये कानून की परिधि में रहते ही हुए। और फायरिंग के ऊपर जो प्रैक्टिकल, जो आपके ड्रिल मैनुअल हैं, उसका अक्षरशः पालन प्रशांत कुमार ने और पुलिस अधिकारियों ने कराया। और राजीव कुमार जो वर्तमान डीजीपी हैं, वो भी इसका अक्षरशः निष्ठापूर्वक अनुपालन करा रहे हैं। कितने तथ्यात्मक तरीके से आप समझा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को, यूपी का मौजूदा जो लॉ एंड ऑर्डर है। आप अतीक अहमद की हत्या को लेकर भी एक बहुत तथ्यात्मक विश्लेषण करते रहे हैं वक्त दर वक्त, लेकिन अतीक अहमद की हत्या को लेकर इस तरह की बातें भी हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भरी पब्लिक में उसे अचानक से मार दिया जाना और इतने सख्त सुरक्षा घेरे में, क्या ये प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल है? अच्छा सवाल है, मैं थोड़ा 1 मिनट लेकर के आपको बताऊंगा जी। राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन की हत्या होती है, भारत में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या होती है, मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या होती है, श्री राजीव गांधी जी की हत्या होती है। तो आप क्या कहते हैं, कानून व्यवस्था लचर है? जो तमाम समीकरण बनते हैं कटुता वैमनस्यता के, चरमपंथियों के, और जिस तरीके के माफिया हैं, उनके हजार दुश्मन हैं। पुलिस यथा सामर्थ्य यथाशक्ति प्रोटेक्शन दे सकती है, यथा सामर्थ्य यथाशक्ति। कोई भगवान न अतीक और अशरफ थे, न भगवान को यूपी पुलिस है। सारे इंतजाम करने के बाद हम अपने प्रधानमंत्रियों को और राजीव गांधी जी को बचा नहीं पाए, हम बेअंत सिंह जी को बचा नहीं पाए। और ऐसे तमाम किस्से ऐसे हैं जब नक्सलियों ने वीआईपी को चुन चुन करके, बीन बीन करके मारा। तो कानून व्यवस्था के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह लगेगा ही, लेकिन आप उसके ऊपर जाइए। 2 बातें हैं, क्या पुलिस ने वो सब किया जो कर सकते थे, या पुलिस की कोई संलिप्तता है? तो इन दोनों सवालों का जवाब जो जुडिशियल कमीशन था, जस्टिस चौहान, जस्टिस के.एल. गुप्ता, ये मुझे याद नहीं आ रहा नाम कि यही था कमीशन, कोई और था, लेकिन एक जुडिशियल कमीशन बना और जो जुडिशियल कमीशन ने जो व्यवस्था दी, तो पुलिस की कोई चूक उसमें नहीं बताई और पुलिस की कोई चूक नहीं थी। मैं समझता हूं कि एक कानून का सम्मान करने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार और एक अवकाश प्राप्त पुलिस अधिकारी को जो व्यवस्था जुडिशियल कमीशन ने दी है, उसको, उसका नमन और सलाम करते हुए उसको स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और अभी हाल ही में छंगुर बाबा से जुड़ा एक बहुत बड़ा वाकया प्रकाश में आया। धर्मांतरण से जुड़ा इतना बड़ा रैकेट चल रहा था, लंबे वक्त से चल रहा था। 2 सवाल इससे जुड़े हुए, क्या ये एक बड़ी विदेशी साजिश थी, और क्या इतने लंबे वक्त से जारी धर्मांतरण रैकेट में प्रशासनिक व्यवस्था नाकाम दिखी ऐसे रैकेट्स को रोक पाने में? निसंदेह जहां 500 करोड़ का आपकी आमद हुई है, 500 करोड़ कोई ऐसा लाई चना नहीं है कि कहीं से किसी ने दे दिया, कहीं किसी ने ज़कात दे दिया, वो है। ये जाहिर है कि मिडिल ईस्ट का पैसा है, षड्यंत्र का पैसा है। और जहां लगाया गया यूपी नेपाल बॉर्डर पे, जहां पे डेमोग्राफी के बदलने का षड्यंत्र और कुचक्र 30 साल से चल रहा है, वहां पर मुसलमानों की संख्या वैसे भी नगण्य थी, लेकिन वहां पे बीन बीन करके मदरसे बनाए गए, मस्जिदें बनाई गई, इल्लीगल बांग्लादेशियों को ला ला के बसाया गया जी। अभी किसी एक मदरसे में 40 बच्चियां मिली हैं। तो जिस तरीके का हुआ है, अब मैं बात आता हूं प्रशासन के ऊपर। ठीक, प्रशासन वो चीज है जिसको मालूम पड़ जाए कि आप क्या सपना देखते करते हैं, वो तो बड़ी दूर की चीज है। आप वाजपेयी जी सपना क्या देख रहे हैं, ये भी मुझे मालूम होना चाहिए। आप क्या ख्वाब देख रहे हैं, करेंगे वो क्या करेंगे, और आप क्या करेंगे मुझे मालूम होना चाहिए। कि वाजपेयी जी आज पकौड़ी खाएंगे या वाजपेयी जी आज टिक्का खाएंगे, और वाजपेयी जी का कौन मेहमान आएगा। ये हमारे पैर के नीचे घास उग जाए और इस तरीके से 500 करोड़ आ जाए, एक महल बन जाए, उसमें अरबी घोड़े और कुत्ते आ जाएं और धर्मांतरण होने लगे, और हमारे पास ये जो है आपके इस तरीके के कन्वर्शन एन मास होने लगे, हर कन्वर्जन का रेट लिस्ट बन जाए। ये साहब तभी होता है कि जब नालायकी की पराकाष्ठा, मेरे शब्द बड़े कठोर हैं, नालायकी की पराकाष्ठा या फिर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, अथवा दोनों। अब मैं जो बात कह रहा हूं बड़ी कड़वी है, ये दोनों बातों का समावेश है। नालायकी की भी पराकाष्ठा है और भ्रष्टाचार की भी पराकाष्ठा है। मैंने सुना है कि सादुल्ला नगर के एसओ के पास
इकौना स्टेडियम के पास 11 करोड़ की उसने कोई प्लॉट लिया है, जमीन ली है। आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ये बताइए, इतने कठोर परिश्रम किया है, आप 11 करोड़ छोड़ दीजिए, आप 2 करोड़ का प्लॉट लेके दिखा दीजिए। यूपी के 5 डीजी मिल करके 11 करोड़ का प्लॉट लेके दिखा दें। और ये हरामखोर, मैं शब्द कह रहा हूं आपके प्रतिष्ठित पैनल पे, क्योंकि मैं आपे से बाहर हो रहा हूं। हमारे यहां तो कोई सफेद कमीज सफेद पतलून पहन लेता तो कहते थे कि दरोगा जी आप पहने कैसे, आपकी औकात कैसे हो गई। और यहां पर यह मालूम पड़ रहा कि फॉर्च्यूनर पे दरोगा जी चल रहे हैं, इकौना में 11 करोड़ की ले ली। किसी में नैतिक साहस नहीं पूछने के, दरोगा जी मैं आपकी खाल खिंचवा लूंगा, किसी मुगालते में मत रहिएगा। और ये नैतिक साहस तब आता है जब हम उनसे किसी एहसान से लदे नहीं है। मैंने अपना मकान और खेत खरीदने में दरोगा जी की मदद नहीं ली है, लेकिन अब अगर हम बराबर के हिस्सेदार हैं लूट में, मेरे अंदर कोई नैतिक साहस नहीं है, बल्कि मैं यही कहूंगा दरोगा जी 4 पैसे कमाओ, 2 तुम रखो 2 मैं लूं। ये हो कैसे गया? ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है। मैंने तो यहां तक कहा कि छांगुर को तो बाद में निपटिएगा यूएपीए एनएसए गैंगस्टर एक्ट में, लेकिन जो जो वहां पर अफसरान रहे हैं, थानाध्यक्ष और नायब तहसीलदार से लेकर के डीएम एसपी तक, उन सब की जांच, फाइनेंशियल एसेट्स वगैरह सबकी होनी चाहिए। और उन्होंने ये नालायकी की, छांगुर का साम्राज्य बना। आपको लगता है काम करने का सलीका नहीं आता है, और काम करने का सलीका अगर आता है तो आप बराबर के हिस्सेदार हैं। नौकरी में रहने का तो आपके कोई औचित्य नहीं है। अभी तो आपने एक छांगुर पैदा किया बलरामपुर में, आप जहां रहेंगे छांगुर के अंडे बच्चे आप वहां पैदा करेंगे। ठीक बात। मेरा योगी जी महाराज से यही है, संजय प्रसाद जी से, राजीव से है, इनकी सबकी कराएं विजिलेंस एंटी करप्शन की जांच, इनके एसेट्स की जांच कराएं, और तब तक निलंबित रहे जब तक ये बर्डन ऑफ प्रूफ इनके ऊपर हो जाए। जिनकी नाक के नीचे एंटी नेशनल एक्टिविटी हुई तो जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। बिल्कुल, और 100% जायज है आपकी भावनाएं। इससे जुड़ा आपने जो वक्तव्य रखा, इससे जुड़ा ही मेरा एक सवाल है। सीएम योगी आदित्यनाथ के विकास मॉडल की तो आप बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन उनके ही कुछ सहयोगी नेता और तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी इस तरह के आरोप लगाते हैं कि योगी जी तो बहुत ओके काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो पूरा प्रशासनिक अमला है वो उनको गुमराह कर रहा है। बीते रोज उनके ही सहयोगी नेताओं ने ये आरोप लगा दिए। कैसे देखते हैं आप इन आरोपों को? क्या गुमराह हो रहे हैं अपने अधिकारियों से सीएम योगी आदित्यनाथ? देखिए, राजनीति मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं चूंकि वर्तमान सरकार और योगी जी का प्रशंसक हूं, इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि 100% एक टीम स्पिरिट होती है, सबको साथ लेके चलने की बात होती है। और शासन प्रशासन, वो भी उत्तर प्रदेश का, जो कि अगर एक राष्ट्र होता तो 5वें सबसे बड़ा राष्ट्र विश्व में होता, उसको लेके चलना, आप मान के चलिए, जिसको आप सहयोगी कह रहे हैं उनको भी प्रणाम, उनकी आलोचना को भी प्रणाम। लेकिन सर, सवाल सियासी है भी नहीं मेरा, लॉ एंड ऑर्डर से ही जुड़ा हुआ है कि क्या प्रशासनिक व्यवस्था जो है, प्रशासनिक अमला है, वो योगी आदित्यनाथ तक सही बात मौजूदा परिदृश्य में नहीं पहुंचा पा रहा है? नहीं, अगर नहीं हो रहा तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज की इन्होंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। योगी होने के साथ साथ वो बड़े ही कुशल प्रशासक भी हैं। वो हो सकता है किसी को लंबी रोप दे रहे हो, जैसे कि गॉडफादर कहता है कि मामला तब ठीक होना चाहिए जब मामला ठंडा हो जाए, और मौका दो, थोड़ा विकास करें, और थोड़ा लिप्त हो, और थोड़ा जो हो, और जब 100 पाप हो जाए तब फिर शिशुपाल की तरह उनका वध हो जाए। और ये है यूपी में किसी प्रशासन को, मैं तो डीजीपी था, डीजीपी कुछ भी नहीं है मुख्यमंत्री के सामने, लेकिन शंकर जी की बारात को लेकर चलने के बराबर तो है। और सबको स्थान देना पड़ता है, अपनी अपनी अनिवार्यताएं होती हैं। जब डीजीपी को शंकर जी मन न चाहते हुए भी कुछ लोगों को झेलना पड़ता है, तो मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ा ओहदा है। 5वां सबसे बड़ा राष्ट्र होता तो मैं मजबूरी, आप भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं आलोचना नहीं करूंगा, फिर भी साधुवाद दूंगा कि जिस परिपक्वता का, नेतृत्व के गुणों का परिचय दिया, उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। ठीक है। और आपसे जब आप कार्यकाल में थे, उस दौरान बहुत हम लोग अखबार पढ़ते थे, खबरें पटी रहती थी उस दौरान कि आज डीजीपी साहब जो है कहीं पर वेश बदलकर सादे कपड़ों में पहुंच गए, वहां पर छापा मारा, और थाने थाने आपकी पहुंच थी। इस समय उस तरह की कार्रवाई दिखाई नहीं पड़ती। क्या इस समय ये जो मौजूदा परिदृश्य है, इस समय उस तरह की जैसी आपकी कार्रवाई रहती थी उनकी जरूरत है? सभी पुलिस महानिदेशक अपने तरीके से कार्य करते हैं, सभी मुझसे श्रेष्ठ, कुशाग्र और कर्तव्यपरायण हैं। अपने अपने तौर तरीके होते हैं। मैं हमेशा से फील्ड से जुड़ा हुआ अधिकारी रहा हूं, बचपन से। देखिए, जब से मैंने एएसपी था, डीजीपी तक,
फील्ड में ही मैंने काम किया, फील्ड में ही रहा, फील्ड से मेरा जुड़ाव, जनता से जुड़ाव। तो मेरा एक एक प्रयोग ये रहता था, सीधे जनता से जुड़े की कोई माध्यम है, इंटेलिजेंस है, संपर्क सूत्र है, थानाध्यक्ष की रिपोर्ट है, और जो लोकल स्पेशल ब्रांच है उनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी बात है, आनी चाहिए। लेकिन मैं उस पर निर्भर नहीं करता हूं, किसी को यह सुख नहीं देता हूं कि आपके अलावा मेरा कोई संपर्क सूत्र नहीं है। अगर आपने मुझे बहकाने की कोशिश की तो प्रसाद आप पा जाएंगे, मूल सूद समेत, और आपका झूठ पकड़ा जाएगा। जब अगला भी ये जानता है कि पुलिस महानिदेशक चप्पे चप्पे पे उसके संपर्क सूत्र हैं, वो कहीं भी खुद जा सकता है, खुद व्यक्तिगत वो जा सकता है, इतना शक्ति सामर्थ ऊर्जा उसके अंदर है कि थाने चौकी जा सकता है, सीधे जा सकता है, बिना बताए जा सकता है, और इतना आत्मविश्वास है कि अपनी जेब में पिस्तौल और 50 राउंड लेकर के वो कहीं भी पहुंच सकता है। तो ये मान के चलिए कि एक अलर्टनेस आ जाती है। आपने ये भी देखा होगा कि मैंने किसी को दंडित नहीं किया, बस सतर्क, सचेत और जागरूक किया, सजा किसी को नहीं दिया। और सर, अभी जो मौजूदा महिला कानून है, न्यायालय की ओर से जो महिला कानून बनाया गया है, उत्तर प्रदेश में ऐसे भी बहुत सारे वाकये हमने देखे, महिला कानून के दुरुपयोग के कई मामले प्रकाश में आए। क्या देश और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और समूचे देश में अलग अलग जगहों पर महिला कानून का दुरुपयोग हो रहा है? आप देखिए, 3 कानून ऐसे हैं जिनका दुरुपयोग होने की प्रबल संभावना रहती है। दहेज अधिनियम, महिला संबंधित कानून, जो रेप लॉज हैं, और इसके ऊपर तो महिला एक्टिविस्ट आ गई जो कह रही हैं कि इसमें बड़ा अन्याय और मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रही है। मेरा इसमें यही निवेदन है, विवेचना का तात्पर्य यही है कि आप बिल्कुल आंख बंद करके आप उसको शाश्वत सत्य न मान लें जो प्रथम सूचना लिखाई गई है। आप उसकी विवेचना का तात्पर्य है कि माइंड अप्लाई करें, सबूतों का मूल्यांकन करें, कानूनी राय लें, और समस्त तथ्यों को लेकर के सीन ऑफ क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट करें। आजकल ये बिजनेस भी बन गया है, डिजिटल अरेस्ट से लेकर के ये बिजनेस भी बन गया है। डिजिटल अरेस्ट अगर बात नहीं बनी तो पहले एंस्नेयर करो, फंसाओ, और फंसाने के बाद डेटिंग करो, डेटिंग के बाद कह दो शारीरिक संबंध बना, और उसके बाद कह दो रेप कर दिया। और उससे भी एक कदम आगे बढ़कर के ये हो गया है, एक एक महिला जो है आइडेंटिटी बदल बदल करके विवाह करती हैं, बड़े बड़े घरों में जाकर के, क्लबों में जाकर के, और शादी के 1 साल के अंदर कहती है कि साहब हमारा बहुत ही डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और हमको 5 करोड़ का मुआवजा चाहिए, कंपनसेशन चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, और शादी टूट जाती है। बिल्कुल। अरे भाई, एक बार टूट गई थी, तुम्हारे तो लगता है कि हर 2-3 साल में शादी टूट रही है और हर कंपनसेशन आप मांग रहे हैं। और आदमी क्या करे अपनी इज्जत, अपने परिवार की इज्जत के लिए? अब यही कहते हैं कि शादी में खर्च किए 7 करोड़, मैं रियल लाइफ बता रहा हूं, शादी में खर्च किए 7 करोड़ और हनीमून से लौटकर हमें नहीं रहना, हमें 10 करोड़ दे, नहीं तो हम बदनाम कर देंगे। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि विवेचना का मतलब ही यही है, और इसीलिए महिला थाने के साथ साथ वहां पर आपके जो काउंसलिंग सेंटर्स हैं, वहां पे परिपक्व महिला और पुरुष अधिकारी बैठाए जाते हैं, जिससे कि सच्चाई का पता लगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जो मौजूदा कानून व्यवस्था है, उससे जुड़ा जो अभी आपने बताया डिजिटल अरेस्ट से जुड़ा मामला, अब डिजिटल अरेस्ट से एक कदम आगे बढ़कर डार्क वेब की भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। डार्क वेब के जरिए भी बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कई मामले सामने आ चुके हैं। मेरठ हो गया, हापुड़ हो गया। डार्क वेब के जरिए बिटकॉइन से पेमेंट करके बहुत सारे अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है, मानव तस्करी हो रही है, और सबूतों के अभाव में डार्क वेब का इस्तेमाल करने वाले या किसी और साइबर क्राइम का इस्तेमाल करने वाले लोग प्रशासन से पकड़ से प्रशासन की बाहर हैं। इसके आपके प्रश्न के 3 पहलू हैं। पहला तो है कि पुलिस की और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी जो विवेचना करने का सामर्थ्य है उसको बढ़ाना होगा। जैसे डकैती के जमाने में यह कहा जाता है कि जब तक हम डकैतों से एक जनरेशन आगे नहीं होंगे, हम मरते रहेंगे और डकैत हमें मारते रहेंगे। उनके पास है नाइट विजन डिवाइस, बुलेट प्रूफ जैकेट, इंफ्रारेड एमिंग डिवाइस, और हमारे पास है द्वितीय विश्व युद्ध की 303। तो जब तक आप हमें AK-47 ड्रोन टेक्नोलॉजी और बुलेट प्रूफ जैकेट और वो तमाम चीजें नहीं देंगे जिससे कि हम एक जनरेशन, और हुआ भी वही, जब आपने हमें एक जनरेशन आगे कर दिया तो ये कुटाई उनकी शुरू हो गई, डकैती की समस्या समाप्त हो गई, और चरमपंथियों को भी यूपी में कम से कम निष्क्रिय कर दिया गया। साइबर क्राइम नया क्राइम है, और ऐसा भयावह परिदृश्य है इसका कि आप देखें 200
वर्षों में जितना डकैतों ने कमाया होगा, सुल्ताना मान सिंह, माधो सिंह, मोहर सिंह और ये तमाम पोथी छविराम महावीरा, जितनों ने कमाया होगा, ये 200-300 करोड़। यहां मालूम पड़ा कि साल भर में ही जो है 20,000 करोड़ हो गया। और मालूम पड़ा अगर 1 साल के अंदर आ जाए, 2 साल में आ जाए, तो ये पहुंच जाएगा 1 लाख करोड़। 100 सोनार की, 1 लोहार की। अच्छा, इन्वेस्टिगेटिंग स्किल हमारी वही है कि हमको उनसे, साइबर क्रिमिनल से एक जनरेशन आगे होंगे। तो इसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारे कई आईपीएस ऑफिसर्स, कई पीपीएस ऑफिसर्स आईआईटी और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं, और चूंकि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनको मौका मिल रहा है। एसटीएफ में, एटीएस में, साइबर सेल में, हर जिले में एक साइबर पुलिस स्टेशन खुल रहा है। लेकिन अभी यात्रा लंबी है, एक शुरुआत हुई है। जब मैं डीजीपी था तो मैंने इसकी शुरुआत की थी। मैंने यही कहा, आने वाले वक्त में आप लोग केवल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेट करेंगे, और दुर्भाग्य से वो भविष्यवाणी सही हो रही है। अब केवल साइबर क्राइम, उसका टर्नओवर, उसकी लूट, जैसे पैंडेमिक में वो ऐसा परिवार ढूंढना मुश्किल था जहां पर इसका संक्रमण कोविड का न हुआ, आज भी वही है कि ऐसा कोई परिवार ढूंढना मुश्किल है जहां साइबर क्राइम के ऊपर जिसका आक्रमण ना हो। चाहे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो, डिजिटल अरेस्ट हो, हनी ट्रैपिंग हो, या इस तरीके की चीजें, ओटीपी फ्रॉड ना हो। तो इसकी सावधान रहने की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन की तरफ अपने तौर तरीके। लेकिन अब जो अच्छी बात यह है कि हमारे त्रिवेणी सिंह है, वो प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह, मैं कहता हूं, ऐसे तमाम लोग हैं पुलिस में जो साइबर, लेकिन एक त्रिवेणी सिंह अकेले क्या करेंगे? हर थाने में त्रिवेणी सिंह होना चाहिए, हर चौकी में त्रिवेणी सिंह होना चाहिए। साइबर क्राइम के ऊपर अलग पैम्फलेट्स, और अभी मैं आपके माध्यम से बताऊंगा, साइबर क्राइम एंड साइबर नॉलेज फॉर डमीज, एक किताब है, बड़ी सस्ती किताब है, 600, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। उसको लेकर के पढ़ें, लाभ होगा जनता को भी और पुलिस अधिकारियों को भी। ठीक है। और आप पुलिस एक्ट 1861 का भी लगातार विरोध करते रहते हैं। आपने बीते रोज उसे दमनकारी भी बता दिया। क्या कमी है इस एक्ट में? ये एक्ट तब बना था जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। तो 1861 में जो पुलिस एक्ट किया गया, वो पूरी तरीके से सामंती और एक तरीके से था, भारतीयों के दमन के उद्देश्य से बनाया गया था। इंग्लैंड ने अपने यहां भी उसी समय पुलिस एक्ट बनाया। अपने यहां तो बनाया कि कोई पुलिसकर्मी की कभी बल प्रयोग नहीं करेगा। अपने पुलिस चौकियों, थानों पर उन्होंने एक ही हथियार दिया, वो था एक मोटा सा लकड़ी का बेंत, जिसको ट्रंचन कहते थे। और यहां पर दे दिया, जो उनकी फौज के जो हथियार थे वो हिंदुस्तान की पुलिस को दे दिया। यहां पर स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की व्यवस्था कर दी, जनता में जिन लोगों का आप चाहें विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त कर दें। इसी तरीके से आपने धरना प्रोसेशन और उसके नियंत्रण के ऊपर तमाम कार्रवाई कर ली। इंग्लैंड में तो आपने किया नहीं। तो तमाम, अगर आप सूत्र देखें, तनख्वाहें ऐसी रखी। आईपीएस अफसरों की, तब तो आईपी कहते थे, उनकी तनख्वाह 400 रुपए थी। लगभग एक छोटे मोटे राजा या नवाब की जो एक खर्चा महीने का होता था 1861 में, उस हिसाब से रखा। बंगला, सरकारी घोड़ा, सईस, कुक, बावर्ची सब आप देते थे। उसके अलावा ये 400 रुपए का पॉकेट मनी। अगर मान लीजिए कि एक गोल्ड कॉइन तब आता होगा, अगर 8 रुपए का, 7 रुपए का, तो जोड़ लीजिए कि वही गोल्ड कॉइन आज 50,000 का आता है। तो आप पता लगाइए उसकी माली हालत क्या रही होगी एक एएसपी की। अब आपने ये देखा कि वो, और लेकिन जो नॉन गेस्टेड थे, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, थाना अध्यक्ष, सिपाही, उनकी तनख्वाह सिपाही और हेड कांस्टेबल की तो दहाई में भी नहीं जाती होगी, 10-12 रुपए रही होगी। कि ये उम्मीद करते थे कि आपको तनख्वाह इतनी कम देंगे, अपनी कमाई आप खुद ही कर लें, लूट खसोट करके, जनता को नोच करके, अमानवीय स्थितियों में रखते थे, जिससे कि और जनता को आप नोचें। तो अपने अफसर अंग्रेजों को तो आपने दिया 400 रुपए महीने, पूरी व्यवस्था दी। लेकिन जो नॉन गेस्टेड, जिससे जनता का इंटरेक्शन होता था, उसको आपने बिल्कुल बीपीएल पे लाके खड़ा कर दिया था। ठीक है सर। और चूंकि वक्त आपका भी सीमित है, आपके भी वक्त की गरिमा है, अंतिम में एक तथ्य पर और प्रकाश डालें। बीते रोज प्रधानमंत्री मोदी ग्रेटर नोएडा पहुंचे, वहां पर इंटरनेशनल ट्रेड शो का उन्होंने उद्घाटन किया। ये जो पूरा जोर था, इस पूरे ट्रेड शो का जोर है वो उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने पर फोकस है। लेकिन इस बीच हम बरेली जैसी घटनाएं भी देखते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में ट्रेड शो से निवेश बढ़ रहा है, या बरेली जैसी घटनाओं से निवेशकों के बीच खौफ है? आप हो, मैं हूं, उत्तर प्रदेश हो, भारत हो, कोई भी जब प्रगति करता है तो समर्थन करने वाले कुछ होंगे, लेकिन आलोचना करने वाले, पीछे खींचने वालों की कमी नहीं है।
तो ये पीछे खींचने वाले ये भूल गए कि सरकार और सत्ता यूपी में किसकी है। उनके ऊपर ये उन्होंने दरअसल रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। बरेली की जो घटना थी उनका मुंह तोड़ जवाब। आप ये देखें कि आला हजरत पिछले 3 महीने में कहां कहां किन किन नेताओं से मिले थे। उन्हीं नेताओं ने कहा था कि जो नेपाल में हुआ था जेन जेड, वो हम भारत में करेंगे, क्योंकि बैलेट के जरिए, ईवीएम के जरिए तो सत्ता मिली नहीं, दिल की अरमा आंसुओं में बह करके चले गए। तो अब एक ही तरीका था कि कोई उपद्रव करा के, विप्लव करा करके, उदंडता करवा के, अनुशासनहीनता करवा के, तो ये टूल किट इन्होंने लोकल तैयार करने की कोशिश की। आला हजरत महोदय ने फरमाया था कि हमने अभी अपने नौजवानों को कंट्रोल में किया, लेकिन अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाए तब क्या होगा। पहली चीज, ये नौजवान तुम्हारी बपौती नहीं है, कान खोल के सुन लो मौलाना। और जिसने अपनी बपौती समझी, कानून को चुनौती दी, योगी जी भूल जाइए, मैं ही अकेले काफी हूं ऐसे लोगों को निपटाने के लिए। ठीक इसलिए है। कोई गलतफहमी न पाले। और बरेली की जो घटना थी बहुत बुरी घटना है, उसका एक टूल किट है, और टूल किट है, कभी इस पे बात करेंगे। आई लव मोहम्मद, मोहम्मद साहब के ऊपर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आदर सूचक शब्द पहले भी लगता है, बाद में लगता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो अमेरिका से टूल किट है, जहां अपने बाप को भी टॉम हाउ आर यू, मम को भी मैरी हाउ आर यू। तो वहीं से टूल किट आया है चचा जान के जरिए, और उसी चचा जान के जरिए ये टूल किट यहां आया, तो अमेरिकी भाषा। और फोर्ड फाउंडेशन, सोरोस, इन्होंने टूल किट दिया कि अब यहां भी थोड़ा शुरुआत हो। उन्हें ये नहीं मालूम भारत में संभव नहीं है, मार के गिरा दिए जाएंगे। जी ठीक है। और एक सर अंतिम में मेरा व्यक्तिगत सवाल और है, बहुत सारे अधिकारी मित्र हैं, उनका ये सवाल रहता है, कोई भी, जैसे आप लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत मुखर तरीके से लगातार अपनी बात रखते रहे हैं, उत्तर प्रदेश हो चाहे देश के अलग अलग राज्यों का हो, तमाम अधिकारियों का ये मत रहता है कि भाई मैं तो निष्पक्ष होकर कुछ फैसले लेना चाहता हूं, लेकिन सरकारें जब बदलती हैं तो तबादले कर दिए जाते हैं इधर से उधर। ये जो तबादला नीति है, इसमें कुछ बदलाव संभव है? देखिए, तबादला नीति इसीलिए सारा पुलिस रिफॉर्म है कि पुलिस को पूरी तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर से इंसुलेट किया जाए। लेकिन कोई राजनीतिक दल चाहता नहीं है कि पुलिस को अपने कब्जे से बाहर जाने दे। जी 1996 में प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार आया था, और 2006 में उसकी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी। आज 2025 आ गया, चले बहुत, हम पहुंचे कहीं नहीं। क्योंकि पुलिस सुधार, जैसा चीफ जस्टिस साहब ने कहा था सुप्रीम कोर्ट के, कि ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में हम चर्चा बहुत करते हैं, लेकिन कोई मुख्यमंत्री गंभीर नहीं है इसको अनुपालन करने में। तो अगर आप, लेकिन ये व्यक्तिगत नहीं है कि मैं कम से कम अपने लेवल पे करूंगा कि मैं अकाउंटेबल हूं कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन उससे पहले मैं अकाउंटेबल हूं अपनी अंतरात्मा को। तो मैं वही करूंगा, अंतरात्मा को। और अंग्रेजी में कहावत है, दो माय हेड बी ब्लीडिंग इट विल बी अनबाउंड। तबादला करना है, ये कई बार मेरे कार्यकाल में, मेरे करियर में भी आया है कि वहां कीजिए जहां कोई जाना न चाहता। देखिए 24 घंटे में मैं वहां पहुंच ना जाऊं। तबादले से डर गया तो आईपीएस की नौकरी छोड़ दो, तुम वहां जाकर के तमाम बहुत सर्विसेज है, प्राइवेट सेक्टर है, बिजनेस है, तो वहां देख लो। लेकिन आईपीएस में ये है कि अगर आप इस तरीके के बुजदिली के आप अगर ये स्टेटमेंट देंगे कि साथ तबादला हो जाएगा, तो हो क्या जाएगा? आप तथाकथित महत्वपूर्ण पद से आप जाएंगे, तनख्वाह तो आपकी वही रहेगी, तनख्वाह तो आपकी थोड़ी घट जाएगी, बल्कि जैसे तथाकथित अमहत्वपूर्ण पदों पे अलाउंस मिलता है कुछ, तो अलाउंस लीजिए, मौज कीजिए, वर्कलोड कम है, एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली लाइफ, अपनी हॉबीज को। ठीक है सर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बहुत तथ्यात्मक तरीके से आपने हमेशा की तरह उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े तमाम मुद्दों पर हम सबका मार्गदर्शन किया। और इसलिए ही मैं कहता हूं कि तमाम आईपीएस के विद्यार्थी आपको रोल मॉडल मानते हैं। हमारी आशा अपेक्षा आपसे यही है कि आप इस तरह ही अलग अलग सामाजिक मुद्दों पर मुखर तरीके से अपनी आवाज़ उठाते रहें। बहुत शुक्रिया। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। नमस्कार।